चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 94B में दिया हुआ है। जैसे उसमें क्या है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस। इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे 94B का क्या है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे, फिर इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए लिमिटेड है। ठीक, ए लिमिटेड का कोई इन एसोसिएट इंटरप्राइजेज है, जैसे बी इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं जो कि फॉरेन में है। ठीक, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिल के ना कुछ ऐसे प्रॉफिट क्या करती थी, अपनी सेव कर लेती थी, जिस पे जो है वो टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, जैसे पहले भी हमने देखा है ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्रोविज़न रोकने के लिए ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग ने प्रॉफिट को मतलब कम दिखाता था ए लिमिटेड, जिससे इससे टैक्स बच जाता था। अपने प्रॉफिट को जो है वो शिफ्ट कर देता था बी इनकॉर्पोरेशन को, जिससे वो इंडिया में टैक्स ज़्यादा रेट से लगता है तो यहाँ पे टैक्स देने से वो बच जाता था। भले ही इनकम शिफ्ट करता था बी इनकॉर्पोरेशन को, वहाँ टैक्स देना पड़े तो उसे उतनी दिक्कत, पूरे एज अ ग्रुप अगर देखें तो उतनी दिक्कत नहीं होती थी एज अ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में अगर हम टोटल नेट पे देखते थे ना अफेक्ट, तो इन दोनों को प्रॉफिट ही होता था। अब ऐसे ही काम ये फिर करते थे। देखिए कैसे, जैसे एक ए लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड को सपोज डैट ए लिमिटेड को जो है वो फंडिंग चाहिए, अगर इसे फंडिंग की जो है वो रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये क्या करता था, बी लिमिटेड से जो है वो लोन ले। ठीक है, बी लिमिटेड से क्या करता था, चाहे अब फंडिंग करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इक्विटी से ले लो, इक्विटी फंडिंग कर लो, या फिर लोन ले लो किसी से। ठीक, तो ये लोन ले या इक्विटी से ले, कैसे भी ले, ये दोनों जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं। अगर इसने इसने एक्चुअली जो है वो इक्विटी बोल के ले लिया या फिर डेट बोल के ले लिया एज अ लोन, तो उस केस में क्या होगा, सपोज डैट इसने जो है इससे फंडिंग लिया बी इनकॉर्पोरेशन से। ठीक है, अब बी इनकॉर्पोरेशन से इसने फंडिंग लिया, ये फंडिंग जो है इंडिया से भी किसी अनदर एंटिटी से जो है वो ले सकता था। जैसे मान लीजिए सी लिमिटेड से भी ले सकता था। ठीक, अगर सी लिमिटेड इसे डेट फंडिंग करता, यानी एज अ लोन अगर इसे फंडिंग करता, तो उस पर कुछ ना कुछ जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता। ठीक, और इंटरेस्ट चार्ज करता तो ए लिमिटेड के लिए वो इंटरेस्ट जो है वो एज एक्सपेंस बनते ना। जैसे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से हम चार्ज करते हैं उसे, और हमारा उस केस में क्या होता, प्रॉफिट कम होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होता कि अगर वो सी लिमिटेड से फंडिंग करता और सी लिमिटेड को एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करता ना, तो वो एक्चुअल जो इंटरेस्ट अमाउंट है उतना तो ए का एक्चुअल एक्सपेंस होता। ठीक है, तो ए अपने एक्सपेंस को बढ़ा के अपने टैक्स को तो बचाना नहीं चाहेगा, क्योंकि टैक्स अगर बचते भी हैं तो एक्सपेंस तो एक्चुअल में जा रहे हैं ना सी लिमिटेड को। तो इस केस में ए लिमिटेड क्या करता था, बी लिमिटेड से जो लोन लेता था, ठीक है, उस पे ये क्या करता था, सपोज डैट ए और सी के बीच में अगर 10% या 15% एक नॉर्मल रेट लेते हैं, इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो ए लिमिटेड ए लिमिटेड इसी आर्म लेंथ प्राइस इंटरेस्ट के बराबर, मतलब 10% या 15% पे ही अगर लोन ले बी लिमिटेड से, तो उसको बी लिमिटेड से लोन लेने में फ़ायदा होगा। देखिए कैसे, और यहाँ पे डिपार्टमेंट को लॉस हो जाएगा। अब कैसे फ़ायदा होगा, देखिए, अगर ये सपोज डैट 10 लाख रुपीज़ का जो है वो इसने डेट लिया, डेट से जो है फंडिंग किया, बी इनकॉर्पोरेशन से जो है इसने लोन लिया ए लिमिटेड ने। अब इस पे अगर हम 10% का ही इंटरेस्ट पकड़े, तो 10% के हिसाब से जो है वो 1 लाख रुपीज़ जो है इसे इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट के नाम पे 1 लाख रुपीज़ जो है इसे पे करेगा बी इनकॉर्पोरेशन को। ठीक, तो जब बी इनकॉर्पोरेशन को 1 लाख रुपीज़ पे करेगा, तो ए लिमिटेड अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ जो है वो चार्ज करेगा, जिससे 1 लाख से इसका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। और मान लेते हैं एक एवरेज 30% अगर रेट चले, तो 1 लाख पे 30% यानी 30,000 रुपये जो है उसने बचा लिया, यहाँ पे सेव कर लिया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिखाने के बाद। अब क्या होगा, यहाँ पे 30,000 उसने सेव किया। अब बी इन कॉर्पोरेशन के, जब बी इन कॉर्पोरेशन को उसने जो इंटरेस्ट दिया, तो ये तो एक्सपेंसेस बना ए लिमिटेड के लिए, बट बी इन कॉर्पोरेशन के लिए तो ये इनकम बन गया। अब बी इन कॉर्पोरेशन क्या करेगा, इसे जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम दिखाएगा 1 लाख रुपी, 1 लाख। तो इसकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगी और इस पर टैक्स देगा। तो आप बोलेंगे टैक्स तो ये यहाँ पे दे देगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर ये इंडिया में होता तो इसे 30% का टैक्स रेट देना पड़ता। ठीक है, 30,000 रुपीज़ इसने सेव किया, और यहाँ पे फॉरेन में हम जानते हैं कि टैक्स रेट जो है वो जनरली कम होगा। 10% अगर लेते हैं हम, 10% पकड़ते भी हैं, जबकि एक्चुअल में अगर नहीं होता, मान लीजिए इससे कम होता है, या फिर 10% ही लीजिए, तो भी 1 लाख पे इसने 10,000 का ही तो टैक्स पे किया फॉरेन में। तो इंडिया में इसने 30,000 का सेविंग किया था और 10,000 जो है वो फॉरेन में पे किया, तो नेट इसका गेन तो वो 20,000 रुपये का जो है इसका नेट गेन हुआ ना, दोनों एसोसिएट इंटरप्राइजेस को मिला के आपस में। हम दोनों एसोसिएट इंटरप्राइजेस को एज अ ग्रुप माने तो ग्रुप को जो है वो 20,000 का गेन हो गया। ठीक है,
अगर यही काम वो इंडिया में करता तो डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो है वो लॉस हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट को लॉस हो गया। अगर आप बोलते कि यही काम सपोज डैट अगर सी लिमिटेड से लेता तो भी तो ए लिमिटेड जो है वो 30,000 रुपये का, 1 लाख का जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाता और 30,000 का यहाँ पे 30,000 रुपये अपने बचा लेता, ठीक है। ए लिमिटेड 30,000 इस केस में भी बचाता, बट क्या होता, सी लिमिटेड का जब इनकम बनता ना तो डिपार्टमेंट सी लिमिटेड के इनकम पे 30% टैक्स चार्ज करता, तो डिपार्टमेंट को 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो है वो पूरी तरीके से लॉस हो रहा था, अब इस लॉस को रोकने के लिए जो है वो सेक्शन लाया 94B, ठीक है, 94B जो है वो सेक्शन लाया ताकि इसे जो है वो रोका जाए। अब रोका कैसे जाए, यहाँ पे जो है लॉ बना इसके अगेंस्ट, जो 94B में लॉ बना उसमें प्रोविज़न ये डाला गया कि जो है हम इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं बी इन कॉर्पोरेशन को, ठीक है, और आप अपने पीएल में जो इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं इस इंटरेस्ट पे हम लिमिटेशन लगा देंगे। तभी देखिए हमने हेडिंग में लिखा है लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस। तो टोटल इंटरेस्ट जो आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट दिखाते हो ना, इस पे जो है हम लिमिट लगाएंगे। आप जितना चाहो इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, हम एक लिमिट लगाएंगे इंटरेस्ट जो आप क्लेम कर रहे हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि जो है डिपार्टमेंट को ताकि जो है यहाँ पे एसएससी को, जो कि ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड को इंटरेस्ट अपना कम दिखाना पड़े एज ए एक्सपेंस, और जब एज एक्सपेंस इंटरेस्ट कम दिखाएगा तो इसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा प्रॉफिट तो डिपार्टमेंट को जो है वो टैक्स जो है वो ज़्यादा जाएगा। तो अब कितने लिमिट तक जो है अलाउ किया डिपार्टमेंट ने, ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले देखिए ये केसेस जो है वो लगते किस पे हैं, जब भी कोई भी, जैसे अगर इंडियन कंपनी है, ठीक है, या फिर परमानेंट पीई हमने पढ़ रखा है, डबल टैक्सेशन रिलीफ के टाइम पे हमने पढ़ा था पीई क्या होता है। अगर पीई है और फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी का कोई पीई हो या फिर एज इंडियन कंपनी हो, और इन दोनों ने जो है वो नॉन रेसिडेंट एसोसिएट इंटरप्राइजेस से, ठीक है, नॉन रेसिडेंट एसोसिएट इंटरप्राइजेस से कोई भी डेप्ट लिया हो, तो इसी केस में जो है ये सेक्शन जो है वो 94B अप्लीकेबल होगा, ठीक है। और 94B कब अप्लाई नहीं होगा ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, ये प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, तो उस प्रीवियस ईयर में कितने भी एसोसिएट इंटरप्राइजेस को वो पेमेंट कर रहा है उन सारे का मिला के, ठीक है, सारे एसोसिएट इंटरप्राइजेस को मिला के अगर उसने इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपये से कम किया, ठीक है, मतलब अगर उसने लेस देन 1 करोड़ रुपये से कम किया, तो उस केस में जो है हम इस पे लिमिटेशन वाला जो प्रोविज़न है 94B ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 1 करोड़ से अगर कम है टोटल एग्रीगेट इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा। और प्लस अगर सपोज डैट ये इंडियन कंपनी और पी और फॉरेन कंपनी जो भी है, ये अगर बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग और इंश्योरेंस बिजनेस में है ना, तो भी जो है ये 94B अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी का तो काम ही है लोन लेना। अगर वो लोन नहीं लेंगे तो अपने बिजनेस को चलाएंगे कैसे। तो इस वजह से जो है ये एक्सेप्शन बने, इन पे जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। और आप प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में अगर सारे एसोसिएट इंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट आपने जितना पे किया है, जैसे यहाँ पे ए लिमिटेड बी कॉर्पोरेशन को पे कर रहा था, टोटल इंटरेस्ट का एग्रीगेट करके अगर 1 करोड़ रुपये से कम है तो भी 94B जो है हम नहीं अप्लीकेबल करेंगे। अब देखते हैं कि लिमिटेशंस कैसे लगाया इस प्रोविज़न ने। तो देखिए 94B ने बोला ना कि आप पीएल में अपना एक्सपेंस दिखाते हो एज ए इंटरेस्ट, ठीक है, एज ए इंटरेस्ट जो भी आप पीएल में दिखाते हो, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट दिखाओगे, ये मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 30% ऑफ EBI TDA होना चाहिए, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। 30% ऑफ EBI TDA मैक्सिमम हम अलाउ करेंगे। सपोज डैट अगर EBITDA होता 1000, तो इसका हम 30% निकालते हैं, तो ये आपका 300 करोड़, सपोज डैट 1000 करोड़ रुपीज़ हमारा जो है वो EBI TDA है, तो इसका 30% निकालते हैं और 300 करोड़ रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट आप मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट जो है वो 300 करोड़ रुपये आप पीएल में दिखा सकते हो, ठीक। अब इसको जो है हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको जो है EBI TDA जो है वो 1000 करोड़ रुपीज़ हुआ, ठीक। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन जो है आपको 1000 करोड़ रुपये होगा। आपने जो है वो टोटल इंटरेस्ट
टोटल इंटरेस्ट एक्स के नाम पे आपका एक्सपेंसेस बना 450 करोड़ रुपीस। मतलब ये टोटल एक्सपेंसेस है, मतलब इसमें से हो सकता है आपने कुछ इंडिया में इंटरेस्ट चार्ज किया हो, पे किया हो, या फिर आप जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेस को, जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, तो आप कोई एसोसिएट इंटरप्राइजेस को पेमेंट किया हो, वो सारा इंटरेस्ट मिला के आपका जो है वो पीएल में जाना चाहिए था 450 करोड़। बट लिमिटेशन की वजह से हम देखेंगे कि कितना जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इसमें से जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेस को पेमेंट किया 70 करोड़, मतलब ये 70 करोड़ इस 450 करोड़ में जो है वो इंक्लूड है। मतलब अगर हम बात कहें तो आपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस को 70 करोड़ दिया, और 450 माइनस जो है वो 70 आप करोगे तो 380 करोड़ रुपया जो है वो आपने एसोसिएट इंटरप्राइजेस को नहीं पेमेंट किया, किसी और आउटसाइडर को पेमेंट किया है। तो ये 70 और 380 टोटल इंटरेस्ट बना है, जो वो 450 करोड़ का बना है। अब देखिए हमें कितना अलाउ होगा, तो हमें क्या होगा, एक हमारा जो है शॉर्टकट तरीका है, इसमें से अलाउ तो होगा आपको 1000 करोड़ पे जो है वो 30% मैक्सिमम निकालेंगे तो 300 करोड़ जो है वो अलाउ हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो 450 करोड़ का हमारा इंटरेस्ट था, जिसमें से हमें अलाउ होगा 300 करोड़, मतलब 150 करोड़ हमारा डिस अलाउ हो जा रहा है। ठीक है, इसको डिस अलाउ जो हो रहा है ना, उसको आप कैसे निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। आप क्या करिए, जो भी टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो भी हो रहा है उसमें से माइनस कर दीजिए 30% ऑफ EBITDA, मतलब अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी है उसमें से लेस कर दीजिए। और सेकंड जो है, आप जो भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज को आपने इंटरेस्ट पे किया है वो लीजिए। इन दोनों में जो लोअर है उतना अमाउंट जो है वो डिस अलाउड मानिए, तो लोअर जो भी आएगा इन दोनों में उतना जो है आपका डिस अलाउ हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। जैसे देखिए, आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया था 450, इसमें से हम 30% ऑफ EBITDA अगर लेस करें तो 1000 EBITDA है, इसमें का 30% लेंगे तो 300 करोड़ रुपीस आ जाएगा। मतलब ये आया 150 करोड़ रुपीस। ठीक है, सेकेंड हमारा जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेस को कितना पेमेंट किया, तो एसोसिएट इंटरप्राइजेस को जो है वो 70 करोड़ रुपये जो है वो हमने क्या किया, पेमेंट किया। तो यहाँ पे 70 करोड़ रुपए जो है पेमेंट किया। अब इसमें से देखिए लोअर कौन सा है, लोअर है आपका 70 करोड़ रुपीस, तो 70 करोड़ जो है वो डिस अलाउ हो जाएगा आपका एक्सपेंसेस। मतलब अलाउ कितना हुआ, मतलब 450 में से अगर देखें 450 में से 70 डिस अलाउ हो गया, तो एक्चुअल में 300 करोड़ ही तो अलाउ हुआ, और मैक्सिमम लिमिट भी तो इतने का ही बन रहा था, और मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा तो आप अलाउ कर भी नहीं सकते थे। लिमिट देखिए 300 करोड़ का मैक्सिमम लिमिट बन रहा था, और यही जो है वो लिमिट लगाया गया इतने अमाउंट पे कि 30% ऑफ EBITDA से ज़्यादा आप मैक्सिमम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आप मैक्सिमम कितना जो है वो अलाउ होगा। आप डिस अलाउ कितना होगा, आप हमेशा जो है इसी फॉर्मूले को यूज़ करिए, डिस अलाउ कितना होगा इनकम निकालने के लिए। अब सपोज डैट क्या हुआ, मान लीजिए ये हम फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 22-23। ठीक है, 22-23 का था, असेसमेंट ईयर मान लीजिए 23-24। ठीक, इसका केस था। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये 70 करोड़ रुपीज़ जो है वो डिस अलाउ हो गया, क्या ये आगे चल के अलाउ होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर इसी केस को हम फर्दर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। जैसे देखिए नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, हमें मान लीजिए नेक्स्ट ईयर में हमारा जो है EBITDA जो है वो 1200 करोड़ रुपीज़ का हमें ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो है, जो हम असेसमेंट ईयर यहाँ पे इसको मानिए आप असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, हम असेसमेंट ईयर 23-24 में गए, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। क्या हुआ, टोटल जो है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ वो 270 करोड़ रुपीज़ हुआ। ठीक है, इसमें से आपने इंटरेस्ट अगर हम एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को कितना पे किया, मान लीजिए आप 60 करोड़ रुपए एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट पे किए। अब हम यहाँ पे जब मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे तो आप क्या करिए, आप मैक्सिमम लिमिट निकालने का तरीका है कि टोटल इंटरेस्ट आपने कितना जो है वो टोटल इंटरेस्ट बना, तो जब टोटल इंटरेस्ट आपका 270 बना, इसमें आप ऐड कर दीजिए जो प्रीवियस ईयर में जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हुए हैं, तो इसमें आप 70 ऐड कर रही है, तो ये आपका बन जाएगा 340। ठीक है, 340 होगा ना, 270 प्लस 70, 340 का आपका टोटल इन दोनों को ऐड करके आपका इंटरेस्ट बना। इसमें से हम क्या करते थे, 30% ऑफ EBITDA जो है वो लेस करते थे। अगर इसमें से हम लेस करेंगे 30% ऑफ EBITDA कितना है 1200,
तो 30% ऑफ 1200 आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 360। मतलब पहला हमारा जो बना 340 माइनस 360, ये तो निगेटिव में जा रहा है, तो निगेटिव तो हम लिखेंगे नहीं, इसे जो है हम नील कर देंगे। ठीक है, मतलब लिमिट हमारा 360 का बन रहा है और 340 हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ, मतलब पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। वैसे ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम लिमिट जो हमारा बन रहा है 360 का हम क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंसेस, और हमारा टोटल एक्सपेंसेस मिला के 340 हुआ ही है, तो मैक्सिमम लिमिट के अंदर है, तो आप ऐसे ही पूरा एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। और हम जो है वो डिस अलाउड निकाल रहे हैं कि कितना इनकम डिस अलाउ होगा। ठीक है, सेकेंड हमने क्या लिया था, एसोसिएट इंटरप्राइजेज को आपने कितना पे किया था, तो 60 एसोसिएट इंटरप्राइजेज को पे किया था। ठीक है, इन दोनों में लोअर क्या है, तो लोअर जो है वो नील है, तो डिस अलाउ कितना हो जाएगा आपका, अगर हम डिस अलाउ देखें तो 0 डिस अलाउ होगा, मतलब पूरा का पूरा जो है, क्योंकि लोअर तो नील है ना, यहाँ पे नील लोअर है, तो डिस अलाउ 0 होगा, मतलब अलाउ पूरा हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट मतलब इस साल का 270 करोड़ तो हुआ ही अलाउ, प्लस प्रीवियस ईयर का जो हमारा 70 डिस अलाउ था वो भी जो है अलाउ हो गया। ठीक, तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल था कि अगर किसी ईयर में डिस अलाउ होता है तो नेक्स्ट ईयर में क्या अलाउ हो पाएगा। सपोज डैट अगर यहाँ पे ये लिमिट 300 आती, 300 लिमिट आती, तो ये क्या होता, 40 बनता। ठीक, अब 40 और 60 विच एवर इज लोअर, तो 40 जो है हमारा डिस अलाउ हो जाता। ठीक है, 40 हमारा डिस अलाउ हो जाता। तो ये था पूरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट था 94B का जो है पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उसी वैसे ही एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड है। ठीक है, ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड की जो है एसोसिएट इंटरप्राइजेज है बी इनकॉर्पोरेशन। ठीक, ए लिमिटेड ने बी इनकॉर्पोरेशन से लोन ना लेके उसने क्या किया, सिटी बैंक जो कि अमेरिका की बैंक थी, मान लीजिए वो सिटी बैंक यूएस की बैंक थी, इससे जो है उसने लोन लिया। ठीक है, मान लेते हैं ₹100 करोड़ का जो है इस पे लोन लिया उसने। ठीक, अब बताइए इस ट्रांजेक्शन्स पे, इस ट्रांजेक्शन पे क्या 94B अप्लाई होगा? क्या सिटी बैंक जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज है ए लिमिटेड का? नहीं। तो इस पे 94B तभी अप्लाई होता है अगर हम एज अ डेट लेते हैं अपने एसोसिएट इंटरप्राइजेज से, तो यहाँ पे 94B नहीं अप्लाई होगा। सपोज डैट इस पे 10% के रेट से जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ जो है सिटी बैंक को इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, तो इस पे 94B नहीं अप्लाई होगा। बट हुआ क्या, इस सिटी बैंक को जो ए लिमिटेड की एसोसिएट इंटरप्राइजेज बी इनकॉर्पोरेशन थी, इसे जो है उस लोन के अगेंस्ट में गारंटी दे दी। ठीक है, गारंटी दे दी, या फिर बी इनकॉर्पोरेशन ने यहाँ पे जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ का जो है वो डिपॉजिट कर दिया। ये अमाउंट या तो मैचिंग अमाउंट हो, या फिर अगर सपोज डेट 90 करोड़ का डिपॉजिट करता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 90 करोड़ पे जितना भी इंटरेस्ट आता उतना मान लेते कि जो है ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज से ही लोन लिया गया। पहले मैं बता क्या रहा था कि अगर मान लीजिए सिटी बैंक को जो गारंटी दे दिया बी इनकॉर्पोरेशन ने, तो भले ही जो है वो लोन लोन जो है वो सिटी बैंक ने दिया ए लिमिटेड को, बट इसी लोन के अगेंस्ट एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो बी इनकॉर्पोरेशन थी उसने गारंटी दे दी, तो मान लिया जाएगा कि ये जो लोन है ना, ये जो लोन है ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि द लोन इज टेकन फ्रॉम द एसोसिएट इंटरप्राइजेज। मान लिया जाएगा, डीम्ड कर लिया जाएगा कि ये लोन आपने एसोसिएट इंटरप्राइजेज से लिया है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है आपने वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज को पेमेंट किया है, ये डिम्ड कर लिया जाएगा। और जब एसोसिएट इंटरप्राइजेज से आप लोन ले रहे हो और इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो उसे, तो उस केस में तो 94B अप्लाई होता ही है, तो इस केस में जो है अप्लाई हो जाएगा 94B। ठीक है, तो उस पे भी सेम इस इंटरेस्ट पे हम लिमिट निकालेंगे और इस तरीके से आगे जो है उसे जितना मैक्सिमम लिमिट लगाना है उस पर मैक्सिमम लिमिट लगाएंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था 94B का। ठीक है, किस तरीके से 94B का प्रोविज़न है। इससे रिलेटेड जो है अगर हम क्वेश्चन और भी करना चाहें तो क्वेश्चन भी देख सकते हैं 94B पे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं 94B जो कि नवंबर 20 में पूछा हुआ था। एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है, जो कि इंडिया की कंपनी है। एक ए इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, ए इनकॉर्पोरेशन जो कि फॉरेन में है, हमारी एसोसिएट इंटरप्राइजेज है। इसने क्या किया है अपने, इसने क्या किया, जैसे एक बी इनकॉर्प इसने बोरो किया। ठीक है, लोन बोरो किया 100 करोड़ रुपीज़ का लोन एट रेट ऑफ 9% पर एनम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनकॉर्पोरेशन है, मान लीजिए अभी तक ये एसोसिएट इंटरप्राइजेज नहीं है। ठीक है, और
इसने बोरो किया एक्स लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपीज़ का लोन, ठीक। अब ये आउटसाइडर तब तक मानेंगे ना जब तक एसोसिएट इंटरप्राइजेज ये नहीं बन जाती। सपोज डैट एसोसिएट इंटरप्राइजेज ए इनकॉर्पोरेशन नहीं है एक्स लिमिटेड की, बट हुआ क्या, एक के इनकॉर्पोरेशन है जो कि 30% शेयर होल्ड करता है एक्स लिमिटेड का। मतलब एक्स लिमिटेड इसकी एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन गई के लिमिटेड की, ठीक। और के लिमिटेड 30% बी लिमिटेड में भी होल्ड करता है, मतलब बी भी जो है वो के लिमिटेड की एसोसिएट इंटरप्राइजेज बन गई। और आप जानते हैं एसोसिएट इंटरप्राइजेज वाले कंडीशन में कि अगर एक कंपनी की दो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं तो वो आपस में भी जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज मानी जाती हैं। ये जो 13 कंडीशन है एसोसिएट इंटरप्राइजेज मानने की, उसी में उसमें से ही जो है एक कंडीशंस है कि जो है अगर दो एक कंपनी की दो एसोसिएट हैं तो वो दोनों एसोसिएट आपस में जैसे ऐसे मान लीजिए एक बाप के दो बेटे, तो दोनों बेटे आपस में क्या है, भाई भाई। तो ऐसे ही है, एक कंपनी की अगर दो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हैं तो एक्स लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेज मानेंगे। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड ए इनकॉर्पोरेशन से जो लोन लिया था एक्स लिमिटेड ने, बी ने उसमें गारंटी दे दी। अब बी एसोसिएट इंटरप्राइजेज था, एक्स लिमिटेड का बन गया था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सही, और इसने गारंटी दे दी। और अभी अभी हमने देखा था कि अगर आप अभी हम थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि अगर कोई भी एसोसिएट इंटरप्राइजेज जो गारंटी दे देती है तो उस पर 94B जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो इस केस में भी क्या होगा, अब क्योंकि एसोसिएट इंटरप्राइजेज ने गारंटी दे दी तो इस लोन को मान लिया जाएगा कि ये लोन जो है वो डीम्ड टेकन फ्रॉम जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज, और जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो मान लिया जाएगा कि डीम्ड इंटरेस्ट पेड टू द एसोसिएट इंटरप्राइजेज एंड सेक्शन 94B इज अप्लाई इन दिस केस। तो इसमें दे रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो एक्स लिमिटेड का 10 करोड़ है आफ्टर डेबिटिंग द एबो इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन जो है वो 5 करोड़ रुपए, टैक्स जो है 3.4 करोड़ रुपए। मतलब हमें जो है वो नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से टैक्स लेस हुआ होगा, उससे पहले टैक्स से पहले आपका इंटरेस्ट लेस हुआ होगा, इंटरेस्ट से पहले जो आपका डिप्रिसिएशन भी लेस हुआ होगा, ठीक। तो इतना करने के बाद जो है आपका आया होगा ये पैट। तो हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए EBITDA, इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इस पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, इसमें पहले आप टैक्स प्लस करो। टैक्स 3.4 करोड़ रुपीज़ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ये ऐड कर दिए। इसमें जो है आपका, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें आप इंटरेस्ट ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करोगे कितने का, तो 100 करोड़ पे 9% के हिसाब से यानी 9 करोड़ रुपए का आप इंटरेस्ट ऐड करो। फिर डिप्रिसिएशन भी लेस हुआ होगा उसको ऐड करो, तो आप पहुंच जाओगे EBITDA पे। क्योंकि हाँ ये जो 10 करोड़ रुपए दिया था नेट प्रॉफिट ये आपका पैड था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। आपको पहुंचना है EBITDA, SFA में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो आता ही होगा। तो 10 में ऐड करिए 13.4, 13.4 प्लस 9 करिए प्लस 5 करिए, आपका 27.4 आ जाएगा, ठीक है, EBITDA। तो अब 27.4 आ गया। अगर हमें निकालना हो कि कितना हमें अलाउ होगा, कितना जो है वो डिस अलाउ होगा इंटरेस्ट, क्योंकि 94 जो है वो भी का प्रोविज़न इस पर अप्लाई होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए क्या होगा, पहला लिमिट आप क्या लेंगे, पहला लिमिट लेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मान लीजिए यहाँ पे 9 करोड़ रुपीज़ ही है, ठीक है, 9 करोड़ रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट है। इसमें से 30% आप निकालेंगे 27.4 लेस करिए, तो ये लिमिट आ जाएगा 27.4 30% 8.22 माइनस जो है वो 9 करेंगे तो ये 0.78 आ जाएगा, 0.78 करोड़, ठीक। अब दूसरा लिमिट क्या है, एसोसिएट इंटरप्राइजेस को कितना आपने पेमेंट किया, तो यहाँ पे एक ही इंटरेस्ट ही जा रहा है जो कि टोटल है एसोसिएट इंटरप्राइजेस को ही। इसमें से लोअर क्या है 0.78 करोड़, तो इतना जो है वो डिस अलाउ हो जाएगा। अब इतना एक्सपेंसेस डिस अलाउ हो जाएगा, मतलब अलाउ कितना होगा, तो टोटल इंटरेस्ट 9 माइनस 0.78 कर लीजिए, आपका आ जाएगा कितना अलाउ होगा। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं 30% ऑफ 27.4, तो भी जो है आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना अलाउ हो रहा है। हमें डिस अलाउंसेस आप हमेशा डिस अलाउ इसी तरीके से निकालिए। टोटल इंटरेस्ट पेड जो फॉर्मूला हमने बताया था ना आपको, एक मिनट, फॉर्मूला कहाँ गया, जैसे ये बताया था आपको टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA, फिर जो है एक्चुअल जो इंटरेस्ट आपने पे किया एसोसिएट इंटरप्राइजेस को, दोनों में जो लोअर है उतना जो है वो डिस अलाउ हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं,
ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये नवंबर 20 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आर लिमिटेड है जो कि इंडिया की कंपनी है, एम लिमिटेड जो कि फॉरेन में है, ठीक है। एक एल लिमिटेड है जो कि आर लिमिटेड में 30% शेयर होल्ड करता है। मतलब एल लिमिटेड के पास आर लिमिटेड के जितने भी शेयर है उसका 30% होल्ड करता है एल लिमिटेड। मतलब आर लिमिटेड जो है वो एसोसिएट इंटरप्राइजेज हो गया एल लिमिटेड का, ठीक। अब क्या हुआ, आर लिमिटेड ने एम लिमिटेड से जो है वो लोन लिया 100 करोड़ रुपीज़ का, ठीक। और इस लोन के अगेंस्ट एल लिमिटेड, ये दोनों आपस में एसोसिएट इंटरप्राइजेस थी, इसके अगेंस्ट इसने गारंटी दे दी। अब जैसे ही गारंटी दी ना, इस पे सेक्शन 94B जो है वो अप्लाई हो गया। 94B अप्लाई हो गया। और जब अप्लाई हो गया तो इंटरेस्ट पे हम लिमिट लगाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या हुआ। आर लिमिटेड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर लिमिटेड का आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है उसने 16-13 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। 22-23 में जो है वो 1550 रुपये जो है वो, सॉरी 1550 लैक्स है, ये 1550 लाख है 22-23 में फाइनेंशियल ईयर। उसमें एक्सपेंसेस दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड जो किया है एम को, मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहा है एम को, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर रखा है 589 और 238। डिप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, इनकम टैक्स जो है वो लेस कर रखा है, प्रॉफिट उसको मिला, ये सब लेस करने के बाद जो है उसे प्रॉफिट आ रहा है 240 और 525, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम निकालें, और बोल रहा है क्वेश्चन में आप कैलकुलेट करिए इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो 23-24 के लिए जो है वो पीजीबीपी हेड से जो है आपको इनकम कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर हमें निकालना हो कि हमारा ईबीआईटीडीए, क्योंकि अगर हम डिस अलाउंसेस निकालेंगे कि कितना डिस अलाउ हो रहा है हमारा इनकम, तो उसके लिए हमें 30% ईबीआईटीडीए पहला लिमिट लेते हैं, और दूसरा लिमिट लेते हैं एसोसिएट इंटरप्राइजेस को कितना इंटरेस्ट पे हुआ। तो उसके लिए ईबीटीआईडीए हमें निकालना होगा। तो उसको निकालने का दो तरीका है, या तो आप इस प्रॉफिट में इनकम टैक्स ऐड करो, डिप्रिसिएशन ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करो, ये आपको पता होगा, इस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। या फिर आप क्या करिए 1630 में से केवल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हटा दीजिए, तो आपका जो अर्निंग बचेगा वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ही होगा ना। तो आप या तो 1630 में से सीधे 280 आप लेस करिए, तो आपको आ जाएगा 1630 माइनस 280 आप करो तो 1350 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी करो 240 में ये ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, तो भी जो है 1315 ही आना है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है वो EBITDA हो गया, ठीक, 1350 लाख रुपीज़। ऐसे ही अगर हम 22-23 का निकालें तो आपका आ जाएगा 1515 माइनस 301। आप अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, ये आ जाएगा आपका 1249 लाख रुपीज़ में, ठीक। अब बोला क्या है, आप कैलकुलेट करिए इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 का हमें जो है वो इनकम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 मतलब हमें इनकम कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 22-23, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो है वो, आप बोलेंगे फिर यहाँ पे डेटा जो है वो 21-22 का क्यों दिया है। हो सकता है ना, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था सेक्शन 94 बी में क्या होता था, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का जो है वो कुछ एक्सपेंसेस जो है वो डिसअलाउ हुआ हो सकता है ना। अब डिसअलाउ हुआ तो उसको इस नेक्स्ट ईयर में अगर हम 21-22 का कुछ एक्सपेंस कुछ इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ हुआ हो, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इस ईयर में। तो इसलिए ये जो है वो फिगर दे रखा है 21-22 का भी। तो सबसे हम कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना जो है वो डिसअलाउ हुआ है 21-22 में। तो उसके लिए हमें डिसअलाउ के लिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहला लिमिट अगर हम देखें तो देखिए पहला लिमिट हम कैसे निकालते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना बना उसमें से 30% ऑफ EBITDA। तो ये देखें तो टोटल इंटरेस्ट आप देखिए कितना है, 589 का जो है वो टोटल इंटरेस्ट है इसको, ठीक, 589 का टोटल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम 589 लेते हैं, माइनस कर देंगे 30%, और EBITDA हमने निकाल रखा है, तो 30% अगर हम 1350 का जो है वो 30% करेंगे तो ये आ जाएगा 405। तो ये बना आपका -589, ये बना आपका 184 पहला लिमिट। सेकेंड लिमिट, एसोसिएट इंटरप्राइजेज को कितना इंटरेस्ट पे किया,
देखिए जितना भी इंटरेस्ट क्लेम कर रखा है ना, वो सारा का सारा इंटरेस्ट पेड टू एम लिमिटेड ही है। तो यहाँ पे 589 ले लेंगे। इन दोनों में जो लोअर है उतना डिस अलाउ होगा। तो डिस अलाउ लोअर कितना है इन दोनों में से? इन दोनों में से लोअर 184 है, तो 184 जो है वो डिस अलाउ हो गया। ठीक, तो 184 डिसअलाउ हो गया होगा। तो इस साल के जो 21-22 का प्रॉफिट है, इस ईयर में क्या हुआ होगा, ये इंटरेस्ट जो 589 का दिखा रखा है, इस 589 को जो है उसमें ऐड किया होगा उसके इनकम में, और क्या किया होगा, 184 जो है वो लेस कर दिया होगा, क्योंकि इतना जो है वो डिसअलाउ हुआ होगा। ठीक है, तो हमें तो प्रीवियस ईयर का कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, प्रीवियस ईयर का सिर्फ हमें इस अमाउंट से मतलब था कि कितना डिसअलाउ हुआ है, ताकि हम जब नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन करें तो उसमें जो है वो 184 को जो है वो कंसीडर करें। अब आगे देखिए, नेक्स्ट ईयर में भी हम सेम नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट हमारा कितना डिसअलाउ होता है, या फिर सारा का सारा जो है अलाउ हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में क्या है, देखिए नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट पे किया गया जो एम को, वो 238 का जो है वो इंटरेस्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर का ईबिटा जो है वो 1249 आ रहा है, 1249 लैक्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 238। 238 टोटल इंटरेस्ट, पहला लिमिट हम निकालेंगे 238 माइनस 30% ऑफ द 1249 लैक्स। ठीक है, तो उसका 13% निकालेंगे, 1249 का जो है वो 13%, 30%, तो ये आएगा 374.7। ठीक, अब ये तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ही कम है, और ये जो है हमारा EBITDA का 30% ही ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखें तो नील हो जा रहा है ना ये। ठीक, ये नील हो जा रहा है। या फिर आपको आपको मैंने जब मैं एग्जांपल करा रहा था तो बोला था कि इस इंटरेस्ट में आप उस इंटरेस्ट को ऐड कर दो जो पहले जो है वो डिसअलाउ हो रखा है। पहले डिसअलाउ कितना हुआ था, 184। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए 184 आप इसमें ऐड करो, तो 238 प्लस 184 कितना आएगा, ये आएगा 422। अब 422 में से जो है ये 374.7 जो 30% आ रहा है, तो आप निकाल लो। तो ये कितना आएगा, -37.7, ये आएगा आपका 47.3। ठीक है, और ये पहला लिमिट हुआ। दूसरा लिमिट आप निकालो, यहाँ पे आप समझ गए होंगे ना कि मैंने प्रीवियस ईयर का डिसअलाउ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना जोड़े निकालो, फिर आपको लास्ट में जो है वो देखना पड़ेगा कितना। आसान ईजी तरीका यही है कि आप पहले ऐड कर लो, टोटल इंटरेस्ट देख लो, जो ये प्रीवियस ईयर का जो डिसअलाउ है, इस साल का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, दोनों को ऐड करो, 422 आएगा, माइनस करो उसमें से मैक्सिमम लिमिट जो 30% ऑफ EBITDA है, उसको लेस करने के बाद आपको ये मिला, पहला लिमिट आपको मिल गया। दूसरा लिमिट आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट कितना पे किया है एसोसिएट इंटरप्राइजेस को, 238 का इंटरेस्ट पे किया है, तो दूसरा लिमिट आपको 238 बना। इसमें से लोअर जो है वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब हमारा डिसअलाउ लोअर कितना है, 47.3। इन दोनों में से लोअर 47.3 है, इतने लैक्स रुपीज़ जो है हमें डिसअलाउ हो जाएगा इस ईयर में। अगर इस ईयर का जो है आप अलाउड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो आप कितना निकालोगे, टोटल इंटरेस्ट बना था 422 माइनस डिस अलाउड, आप कर लो, कई सारे मेथड से निकल जाएगा ये, तो आप 422 माइनस कर लो 47.3, तो भी आ जाएगा आपका 374.7 का जो है वो अलाउ हुआ। और वैसे भी दिख रहा था कि मैक्सिमम जो है इतना ही अलाउ होगा। अब हमें क्वेश्चन में बोला क्या है, आप जो है कैलकुलेट करिए इनकम अंडर द हेड PGBP। PGBP, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता हो, PGBP के हेड में जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे इनकम टैक्स हम लेस नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा, 232 का इनकम टैक्स ऐड हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अलाउ इंटरेस्ट तो इतना होना चाहिए 374.7, मैक्सिमम जो है इतना अलाउ होना चाहिए। ठीक है, बट इसने क्या कर रखा है, इसने जो है वो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसने क्या कर रखा है, इतना जो है वो इंटरेस्ट डिडक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसका अफेक्ट हटाने के लिए आप क्या करो, सीधा सीधा पहले इस इंटरेस्ट को जो है वो ऐड कर दो। ठीक, और जितना अलाउ, जैसे ही ऐड करोगे आप प्रॉफिट में इंटरेस्ट, क्योंकि आपने एक्सपेंस दिखा रखा है, जैसे ही ऐड करोगे तो इस इंटरेस्ट का पूरा इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपको जितना अलाउ होना चाहिए उतना डिडक्ट कर दो। ठीक, और क्योंकि हम अंडर द हेड PGBP निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे अभी बताया मैंने आपको इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता अंडर द हेड PGBP में, तो इसको भी आप ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा कि PGBP में कितना इनकम हुआ। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से चलते हैं हम, हमें जो है वो नेट प्रॉफिट हुआ है 525 का, सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद, जो ग्रॉस प्रॉफिट इतना था 550, इसमें से सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद हमें प्रॉफिट 525 का हुआ था। तो 525 से अगर हम चले
ठीक है। आपको देखिए तो प्रॉफिट जो है हुआ था आपको कितना, 525 का प्रॉफिट हुआ था। अब क्योंकि ये एक्सपेंसेस का हम पूरा इफेक्ट हटा रहे हैं, आप चाहे तो इन 238 और 374.74 का डिफरेंस लेके ऐड कर सकते थे, बट हम सीधा सीधा ऐसे कर देते हैं ना कि इंटरेस्ट पूरा ही जो है वो ऐड कर देते हैं, तो इसका इफेक्ट पूरा ख़त्म हो गया, मतलब हमारे एक्सपेंस से ये ख़त्म हो गया। और जितना टोटल हमें अलाउ हो रहा था उसको हम 374.7 को जो है लेस कर देंगे, और इनकम टैक्स यहाँ पे अलाउ नहीं होगा तो उसको भी जो हम ऐड कर देंगे 332, तो हमारा जो है पीजी बीपी में कितना इनकम हुआ वो मिल जाएगा। तो इससे आप कर लीजिए 525 प्लस 238 माइनस 374.7 प्लस 232, ये आ गया आपका 620.3 रुपीज़, इतना लैक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन हो गया। इतने अमाउंट जो है आपके अंडर द हेड पीजीबीपी इनकम बना फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है ये समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से। इसके बाद अब हमारा सारा जो है ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविज़न ख़त्म है। बस लास्ट में 2 टॉपिक्स बच गए हैं, एक प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और रीसेल प्राइस मेथड मैंने आपको नहीं कराया, और रेंज कॉन्सेप्ट जो है, ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे और हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग पूरा पूरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।